आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद से हैं मुबश्शिर ज़ैदी। जूता खा लेना, जूता मार देना, ये कोई नई बात नहीं है। अगर बरसग़ीर की हद तक देखें, हम अपने तजर्बे में देखें तो बड़ी पुरानी रिवायत चली आ रही है। मुझे एक क़िस्सा याद आ रहा है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, बहुत बड़े सहाफ़ी, दिग्गज आदमी, तक़सीम से पहले कांग्रेस का एक जुलूस आ रहा था सामने से, तो आपको बड़ा तरारा आया और आपने फ़ौरन एक शेर नाजिल हुआ जो लिख दिया। वो ये था, कांग्रेस आ रही है नंगे पाँव, जी में आता है बढ़ के दूं जूता। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है भुट्टो साहब का, कि वस्ती पंजाब में एक जगह वो जलसे से खिताब कर रहे थे, वहाँ के कुछ लोग नाराज़ थे या जो भी थे, या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के भेजे थे, उन्होंने जनाब वो जूते हाथ में पकड़ के यूँ लहराने शुरू कर दी। अच्छा, भुट्टो साहब तो अवामी ऑरेटर थे, कहने हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे पता है तुम लोगों को जूते चाहिए, अवामी हुकूमत ये भी दे देगी, बैठ जाओ। इस तरह अच्छा, और इसमें ये भी है कि लोग वही लोग हंसने लग गए। हाँ हाँ कि यार वेल प्लेड भुट्टो साहब। अच्छा, ये किस्सा मुख्तलिफ अंदाज में है, बहरहाल ये किस्सा हुआ था, ज़रूर हुआ था। अच्छा, ये तो था हंसी मजाक। अब चूँकि सियासत भी सीरियस हो रही है और गुफ्तगू दुशनाम पे आ गई है, गालम गलोच के बगैर जो है मज़ा नहीं आता, सड़कों में घसीटेंगे, फांसियाँ लगाएंगे। उसके बाद सीरियसली जूता पड़ना जो है मुंह की तरफ या कहीं भी, वो भी अगला मरहला था जो कि अब आ गया है। अब आप ये देखें, पिछले दो हफ्ते के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान 4 वारदातें हो चुकी हैं। 24 फरवरी को नौरवाल में वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पे जूता मारा गया और वो चूक गया या क्या हुआ। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते 10 मार्च को सियालकोट में वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पे किसी ने स्याही जो है वो फेंक दी। फिर अगले दिन जामिया नईमिया लाहौर में मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उनको किसी ने निशाना बांधा, उनकी तरफ जूता फेंका। वो 3 बंदे थे वो जो गिरफ़्तार हो गए। और आज 13 मार्च को गुजरात में इमरान ख़ान का जो जलसा था, बल्कि वो तो गाड़ी पे खड़े हुए खिताब कर रहे थे, उन पे किसी ने जूता मारने की कोशिश की, लेकिन साथ में जो खड़े हुए थे अलीम ख़ान, उन पे वो उनके सीने पे, उन्होंने अपने सीने पे वो जूता जो है वो झेला। अच्छा, नवाज़ शरीफ की भी मजम्मत हुई थी कि क्या हरकत है, सियासत में नया एलिमेंट है, जो कि मेरे ख्याल से लॉजिकल एलिमेंट है कि अब ये है लॉजिकल स्टेप, तो यही है ना, लॉजिकल स्टेप कि अब यही आ रहा है। अच्छा, आज आप जो हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये इमरान ख़ान को निशाना बनाया गया? मेरा तो ख्याल है कि, मुझे पता है कि आपका इसमें इख्तिलाफ है, मेरा तो ख्याल है कि पक्का इमरान ख़ान को ही निशाना बनाया गया है। आप ये बात नहीं मान रहे, मुझे पता है। नहीं, मैं कोई वजह होगी ना कि मैं क्यों नहीं मान रहा। अगर आप फुटेज देखें, हाँ, फुटेज चल रही है, फुटेज चल रही है, मुस्तकिल चलाते रहें फुटेज। आप ये देखें कि जूता जो आ रहा है, अगर तो अलीम ख़ान पीछे खड़े होते इमरान ख़ान के और उनके कंधे पे से चला जाता तो फिर मैं मान लेता कि यार इमरान ख़ान का निशाना चूक गया और अलीम ख़ान को लग गया। आप उनके दरमियान फासला देखें, जूता जो है ना इन स्विंग हो रहा है ना आउट स्विंग हो रहा है, सीधा सीधा आ रहा है अलीम ख़ान की तरफ। अच्छा, मुझे क्यों शुबा है कि अलीम ख़ान की तरफ किसी ने बेचारे ने प्लॉट ले लिया होगा, कोई किस्तों विस्तों का चक्कर हो गया होगा, किसी और वजह से दिल जल गया होगा, लिहाजा उसने अलीम ख़ान को, लेकिन चूंकि बदकिस्मती से इमरान ख़ान भी साथ खड़े थे, लिहाजा खबर तो यही बन गई थी। देखें, आपने या तो बहुत जूते मारे हैं या तो आपने बहुत जूते खाए हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान ख़ान नहीं, यार देखें, जूते का भी एक एरोडायनामिक्स नहीं होता ना यार। मुबश्शिर, आपका क्या ख्याल है? खुदा खौफ करो, ये समझते हैं कि अलीम ख़ान निशाना था, मैं कह रहा हूँ इमरान ख़ान निशाना था। यार मेरे ख्याल में देखें, इन की क्योंकि अहमियत बहुत सिंबॉलिक होती है। सबसे पहले तो शुक्र करें कि जूते ही हैं, बूट शुक्र करें, जूते ही चल रहे हैं, और बूट अगर होते तो ज़्यादा मसला होता। लेकिन जिस तरह ये उछाला गया, उस तरह जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को मारा गया और वो आदमी ने आकर के ऊपर से फिर फातिहाना अंदाज भी अपनाया, इस में जो है मेरे ख्याल में सिंबॉलिक ही था, या कोई सियासी मुखालिफ होगा, या ये है कि कोई विदिन ऐसा दिल जला बैठा हुआ होगा। वुसत साहब की बात और आपकी बात भी ठीक है कि भाई जो अब अदम बर्दाश्त हो गई है हमारे माशरे में,
तो मेरे ख्याल में जूता गनीमत है और इसको गनीमत ही लेना चाहिए उस तरीके से कि ज़ाहिर है कंडेमनेशन तो बनती है, सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे कि ये कोई तर्ज़ सियासत या तर्ज़ अमल नहीं होना चाहिए। मगर क्योंकि अब ये जूतों का चल निकला है फैशन, तो आप देखेंगे कि हो सकता है अभी तक मुंह से जूते मारे जा रहे थे। हाँ, अब एक्चुअल जूते मारे जा रहे हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने तो चले मजाक में कहा कि बूट नहीं चलते, यार मुझे तो एक्चुअल इस बात का डर है। हाँ, ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी, हाँ, ये तेजाब भी हो सकता था। हाँ, ये कुछ भी हो सकता था। अगर जो जूता फेंक सकता है वो और भी कुछ कर सकता है। और नवाज शरीफ और अभी हमें, मुझे तो नहीं पता कि जिस बंदे ने इमरान खान या अलीम खान पर जूता फेंका है उसकी क्या वजूहत थी। मैं खैर बंदे को तो हिरासत में ले लिया है, अभी उसकी तफ्तीश शायद नहीं हुई, उसका कोई बयान नहीं हुआ। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ तो वो तो काफ़ी क्लियर है कि वो तो उन्होंने कहा लब्बैक, तेरे लब्बैक, और नारा भी लब्बैक का ही लगाया। और आखिरकार जो खूबसूरत और शाइस्ता बातें की गई थी फैजाबाद धरने में, वहां तो सरतन जुदा करने की बातें हो रही थी ना। तो जूता तो इस लिहाज से बहुत एक कम छोटी सी देखिए, बड़ी आसान सी बात है। सिक्योरिटी लैब्स का मतलब ये है कि जो आदमी जूता मार सकता है या स्याही फेंक सकता है वो गोली भी मार सकता है। मतलब अगर मैं बहुत ही क्रूअल और क्रूड, लेकिन गुस्सा साहब अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर के मतलब जूता तलाशी भी ली जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। लेकिन ये है कि सवालिया निशान तो बातें ना कि जब हम कहते हैं ना दावा जो करते हैं फूल प्रूफ सिक्योरिटी, तो किसको फूल बनाते हैं यार? फूल प्रूफ सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, कोई होती नहीं है यार। लेकिन जॉर्ज बुश के साथ क्या हुआ? हाँ, नहीं होता। हाँ, आई मीन अगर यूएस के प्रेसिडेंट एक वॉर टॉर्न कंट्री के अंदर जी उस पर एक सहाफी जूता फेंक सकता है, तो ये तो कहना बड़ी बेवकूफी की बात है कि जी सिक्योरिटी लैब्स है, इसको आप रोक नहीं सकते। मुझे डर इसी बात का है कि आप रोक नहीं सकते। डेंजर बढ़ गया। और जिस तरह की मतलब अब बहुत लोग कह रहे हैं कि जी ये सियासत में बदतमीजी इसने शुरू की, उसने शुरू की। इस हमाम में तकरीबन अभी सभी नंगे हैं। हाँ, ठीक है। कोई आपको याद है, कोई शहबाज शरीफ कहता था कि मैं सड़कों में इसको घसीटूंगा, कोई और कहते हैं इनको मैं फांसी के फंदे चढ़ाऊंगा, ये होगा वो होगा। काफिर है वो, और ये दायरे इस्लाम से फारिग, गुस्ताख रसूल। अब ये आप आ जाते हैं डेथ वारंट पर। मुझे इस बात से डर है। तो मतलब मुझे पता है कि बहुत लोग सोशल मीडिया पर इन चीजों का मजाक भी उड़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके कोई हंसने की बात नहीं है, तशवीश की बात है। क्या होगा? अच्छा, ये लेकिन ये है ना वो साहब कि ये हमारे माशरे में गुस्सा और अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है। और मुबशिर, इसका ताल्लुक पता है अदम बर्दाश्त से तो है, लेकिन ये है कि ये पूरी दुनिया में मैं एक तरह से कहूँगा एक फिनोमेना है। मसलन ये अदम बर्दाश्त, इस तरह की जो है ना, इस तरह की वारदातें वो तारीख में हमेशा होती रही। मसलन जजों की जो तहरीक चल रही थी 2007 में, तो आपको याद होगा कि अहमद रजा कसूरी सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे किसी ने उनके चेहरे पे स्याही मल दी थी। बिल्कुल। इसी तरह अरबाब गुलाम रही 2008 की बात है। उस वक्त तो अदम बर्दाश्त इतनी नहीं थी ना जितनी आज हो गई है। लेकिन आगा जो जावेद पठान थे जियाले पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उन पे जूता खींच मारा असेंबली में, सिंध असेंबली में। इसी तरह इवन मुशर्रफ साहब के साथ, जी हाँ, वो वॉल्थम स्टोर लंदन में फरवरी 2011 में हुआ था, उन पे जूता फेंका गया। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ बर्मिंघम में, कोई सरदार शमीम खान थे, उन्होंने जूता उन पे ट्राई किया, लगा नहीं। अच्छा, बाद में जो है वो उनके सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा वाकया हुआ था। अच्छा, इसी तरह जो हमारे जो साबिक वज़ीर इत्तलात थे परवेज़ रशीद, ये कराची एयरपोर्ट पे फंस गए थे मुमताज़ कादरी के हामियों में, तो इनको भी जूता टिक गया था। अच्छा, लेकिन जो सबसे वायलेंट वाक़या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 50s, अब 50s में तो ज़ाहिर है अदम बर्दाश्त का लेवल उस तरह से नहीं था। ढाका में मशरक़ी पाकिस्तान असम्बली में लड़ाई होती है जुगतू फ्रंट और मुस्लिम लीग के जो MPs थे उनके दरमियान। अच्छा, गमले चल गए। एक गमला किसे लगा? डिप्टी स्पीकर शाहिद अली को, जिनका ताल्लुक जुगतू फ्रंट से था। 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। आपने पहले भी बताया। बिल्कुल। ये जो है इसका ताल्लुक इससे रजब तैयब उर्दवान, एक कुर्द नौजवान के जूते का शिकार हो चुके हैं एक बार। कोई इलेक्शन कैंपेन मुझे याद नहीं है इंडिया में ऐसी हो जिसमें इस तरह का कोई एक वाक़या ऐसा ना होता हो। बिल्कुल। मनमोहन सिंह को अहमदाबाद, जो गुजरात है, मोदी का शहर है, वहाँ
जूता बाल बाल बच गए, चूक गया। वज़ीर दाखिला थे उनके पी चिदम्बरम, उनसे एक सरदार जी थे, दैनिक जागरण अखबार है, उसके जर्नैल सिंह साहब सरदार जी, उन्होंने कहा जी 84 में जो दंगे हुए थे दिल्ली में और 3000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ था, तो उसके जो 2 बड़े मुजरिम हैं वो तो आज भी दनाते घूम रहे हैं और आपकी हुकूमत है, आप वज़ीर दाखिला आप कर क्या रहे हैं। इन्होंने कोई गोल बोल उसे घुमाने की कोशिश की, उसने था। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। LK अडवाणी मध्य प्रदेश में उन्हीं का कोई नाराज़ रुकन था, उसने इलेक्शन कैंपेन में जो है वो जूता मार दिया। अरविंद केजरीवाल नहीं बच सके। राहुल गांधी को 2012 में उन्हीं के जो हल्का है अमेठी, यूँ समझ लें गड़ी खुदा बख्श, वहाँ जूता पड़ गया। तो ये कहीं भी हो सकता है। इसका ताल्लुक इंटॉलरेंस, पाकिस्तान में तो इंटॉलरेंस से है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये एक सिंबल भी है कि प्रोटेस्ट, ये तो है। अच्छा, इस पर जो कमेंट्स आए हैं ना पाकिस्तान में, हाँ, जो मुझे बेहतरीन कमेंट लगा इसमें वो है जहांगीर तरीन साहब के जो साहबजादे हैं अली खान थे, हाँ, और उन्होंने ट्विटर पे कहा कि जी बिल्कुल 100% जायज़ है कि आप सियासतदानों के खिलाफ जूते और स्याही का इस्तेमाल करें। जूते पहनकर चल के जाएं पोलिंग स्टेशन और स्याही से ठप्पा लगाएं। वाह। एंड आई थिंक कि बहुत ही मैच्योर बात की है और बात करने का अंदाज भी लगता है। जी मुबश्शिर, लेकिन मुझे ये है कि देखिए एक तरीक़ाकार ये ज़रूर हो सकता है कि तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो अपने अपने रोज़ ज़ाहिर है, अब तो तवातुर के साथ जलसे होंगे इलेक्शंस तक, तो वो इस चीज़ के ऊपर बात भी कर सकते हैं कि जनाब ये गलत प्रैक्टिस है और इस पे ना करें। तो मेरे ख्याल में अगर उनकी तरफ से एक बात जाएगी तो शायद जो है ये सिलसिला रुक जाए, वरना तो अगर दो बदू शुरू हो गई तो फिर जूते चला करेंगे हर जलसे में भाई। बिल्कुल सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। और एक कम से कम अगर आप मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों पर मुतहद नहीं हो सकते, कम से कम इस बात पे तो मुतहद हो, जूते तो सब नहीं खाने होंगे, जूता चलता है, जूता चलता है जी। लेकिन आज अलीम खान निशाना थे, मैं फिर कह रहा हूँ। आपका ख्याल है? चलिए ब्रेक में बात करते हैं, एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। पिछले महीने से फरवरी से इस्लामाबाद का धरना आपको याद होगा, बड़ा पुरअमन धरना था। कराची में जो नकीबुल्लाह महसूद एक नौजवान मारा गया था राव अनवार के कारिंदों के हाथों, उसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज हुआ था। उसी एहतजाज के अंदर से एक तहरीक उभरी थी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक, और एक नौजवान का नाम भी उभरा उसके साथ, वो था मंजूर पश्तीन। मंजूर पश्तीन। मंजूर पश्तीन साहब जो हैं, उन्होंने कुछ नौजवानों को लेके जो कबायली इलाक़ों में ऑपरेशन के बाद बकौल उनके जो तबाही हुई है, जो दरबदरी हुई है, जो पुरसाने हाल नहीं है, उसकी बुनियाद पे आईने पाकिस्तान और क़ानून के दायरे में बकौल उनके कुछ सवालात उठाए, तो नौजवान अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ और एक थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आने लगी। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा में जी, और अब बलूचिस्तान में जलसे किए और लोग जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हुए हैं। आज खबर ये आई है किला सैफुल्ला बलूचिस्तान से कि मंजूर पश्तीन, एक रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर हैं अयास खान जोगेज़ई और 3 दीगर अफराद, उनके ख़िलाफ़ आम लोगों को बदअमनी पे उकसाने और आबादी के तबक़ात के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के इल्ज़ामात में PPC 153, 109 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली गई। बहुत खूब। और ये जो है पिछले एक हफ़्ते में चूँकि इन्होंने ख़ासी जलसे वलसे किए हैं, मगर इनका ये शिकवा है और ख़ासी हद तक बजा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं, वो इनको जो है ब्लैकआउट कर रहा है। जिस तरह इसने इस्लामाबाद के धरने को कई दिनों तक ब्लैकआउट किया और उसके बाद या इग्नोर किया, मैं इग्नोर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी वो है शोहरत है और जय जयकार हो रही है। अच्छा, इस दौरान जाहिर है कि रुकावटों की शिकायत भी हो रही है कि स्टेट जो है वो भी एक्टिव है। मंजूर पश्तीन को शिकवा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उन्हें अक्सर पूछगछ वगैरह करती रहती, भाई तू है कौन, तू कहाँ से आया है। पिछले साल ईद पे वो 2 दिन के लिए डिटेन भी हो चुके हैं।
अब भी जो रुकावटें हैं बकौल उनके, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया कि हमें धमकियां मिलती हैं और एक FIR पहले भी जो है शायद कट चुकी है। रुकावटें इस तरह की खड़ी की जाती हैं कि जोब में 9 मार्च को इंटरनेट एक जलसा था इनका, ये लॉन्ग मार्च के ज़रिए दाखिल हो रहे थे, तो FC ने पश्तून कल्चरल डे का अचानक ऐलान कर दिया और जिस मैदान में जलसा होना था मंजूर पश्तीन का, वहाँ एक दोस्ताना मैच रख दिया 2 टीमों का। उन टीमों ने उतरने से इनकार कर दिया, बॉयकॉट किया, उन्होंने बाइकआउट किया। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना, या किला सैफुल्लाह में जैसे ही इन्होंने जलसा किया 3G कनेक्शन है वो अचानक से गायब हो गया, जिसकी वजह से वो जो लाइव कवरेज फेसबुक लाइव पे चल रहा है ना ज़्यादा, ये वो ना हो पाए, और जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ वापस बहाल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पश्तून माशरे को देखते हुए, खुसूसन जो देही पश्तून माशरा है, नौजवान लड़के और उसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं उनकी बड़ी तादाद इसमें, जैसे नहीं फिनोमिना तहरीक इंसाफ के साथ शुरू में हुआ था है, और क्वेटा के जलसे में तो ख़वातीन ने खिताब भी किया और एक खातून ने ये तक कहा कि अगर तुम्हें अपनी तहरीक नाकाम बनाना, वो कामयाब करनी है, तो तुम पश्तून ख़वातीन की मदद के बगैर ये नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑलरेडी पश्तून नैरेटिव बाजार में तो बिक रहा है ना। बिल्कुल, व्हाट विल बी द डिफरेंस। तो आप क्या कहते हैं कि क्यों ब्लैकआउट क्यों है, इनके आगे पीछे क्या है? अब ब्लैकआउट क्यों है? अब ये अगेन, अब देखिए सोशल मीडिया पर यही बात, यही ब्लैकआउट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, और ब्लैकआउट का मतलब है कि किसी ने आपको कहा है या डिलिबरेटली आप कर रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा इग्नोर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, और उसकी वजूहत कुछ ऐसी हैं कि अगर कुछ हिदायत दी जाती तो कम से कम मुझे उनका इल्म होता, ठीक है, किसी ने हमें बताया होता या चैनल के हेड को बताया होता, वो बात हमारे तक कम्युनिकेट होती कि जी आपने कवर नहीं करनी। मुबशिर, आप भी मेरा ख्याल यही सवाल पूछ रहे हैं और आपने भी आज काफ़ी लोगों से यही सवाल पूछा है, तो आपको इसका क्या जवाब मिला है? क्या जवाब तो वही मिला कमो बेश जो आपने बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें मुझे शक भी है कि वहाँ से अगर स्टोरीज फाइल हुई हैं और अक्रॉस द बोर्ड, तो ये क्यों नहीं चली। एक बात यह है कि क्योंकि कल सेनेट के इंतखाबात थे तो ज़ाहिर है उसकी स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही थी। बियॉन्ड दैट संडे को क्यों नहीं चला, उससे पहले किला पिछले 2 हफ्ते से देखे ना ये जो जलसे हैं। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि हमने बहैसियत मीडिया जो है अपने अंदर खुद ही एक सेल्फ सेंसरशिप का एक चिप जो है वो लगा लिया है और खुद से सोचना शुरू कर दिया है कि जनाब ये खबर पे हाथ ना ही डालें तो बेहतर है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। जो जलसा इस्लामाबाद में हुआ, इनिशियली सब रिलेक्टेंट थे, फिर उठाया तो किसी को कुछ नहीं हुआ। वो लोग तो अपने राइट्स के लिए गए हैं ना यार, वहाँ पे अब ख़वातीन भी आ रही हैं, वहाँ नौजवान भी आ रहे हैं, और वो उनकी डिमांड्स कोई ऐसी नहीं है कि किसी पे आसमान टूट पड़ेगा। वो जाहिर है अपने प्यारे जो लापता हैं या जो जी और बहुत इनके डिमांड है, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, और बता दें हम कोशिश है कि कल मंजूर पश्तीन साहब से हमारी बात हो जाए, तो अगर ऐसा मुमकिन है या हो जाता है, सवाल हमारे भी बहुत सवाल। जबरान नासिर का एक ट्वीट जो है ना वो बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा, ए नशरियाती इदारों, सिविल सोसाइटी सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे नहीं करती, वो देही इलाकों में और पश्तून और पहाड़ी इलाकों में भी मौजूद है। ये बड़ा अच्छा ट्वीट लगा। बिल्कुल सही बात है। एक ब्रेक ले लें। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में। लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे। ये तो सिर्फ कंक्रीट है और कंस्ट्रक्शन है और ठेका है और कमीशन है और कुछ नहीं। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कंक्रीट से कहाँ से आती है? दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है, हमारी कराची इज़ कराची। जिस खातून की अभी आप बातें सुन रहे थे, अगर आप इन्हें नहीं जानते तो जान ले कि इनका नाम है परवीन रहमान। शहीद भी कह दें यार। तो जी, मैं शहीद ही कहने वाला था, और शहीद कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परवीन रहमान साहिबा ने पूरी ज़िंदगी
जिहाद लड़ा था पाकिस्तान के मजलूम अवाम के लिए, और ख़ास तौर पर औरंगी और कराची के जो गोठों में रहने वाले हैं जिनकी कोई दस्तावेज़ात नहीं है, लैंड टाइटल्स नहीं है, फ़र्द नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठाई थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की ये चेयरमैन थी, और ठीक 5 साल पहले इसी दिन वो कराची के औरंगी टाउन में उन्हें शहीद किया गया। क्यों किया गया और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के बाकी जो वर्कर्स हैं उन पर कितने हमले हुए हैं अभी मैं आपको बताता रहता हूँ। इनके कत्ल के 2 माह बाद अब्दुल वहीद साहब औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के चैरिटेबल ट्रस्ट के जो के लिए काम कर रहे थे उनको गोली मारी गई। उसके बाद इनके एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के किसी को बुलाया गया कहने के लिए कि जी हम कंसल्टेंसी करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको ये वार्निंग दी गई कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना डॉक्यूमेंटेशन, बराए मेहरबानी ये रोक लें। परवीन रहमान के कत्ल केस की पहली समाअत के बाद सलीम अलीमुद्दीन जो जॉइंट डायरेक्टर थे औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के, उनकी गाड़ी पर एक दस्ती बम का हमला किया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ उम्मीद है कि इस सेगमेंट के एंड तक आप खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन पहले से आपको बताते हैं कि इनकी केस के साथ क्या हुआ। 13 मार्च 2013 को इनको कत्ल किया गया, जो टिपिकल कराची में कत्ल का अंदाज होता है। वो जा रही थी, 2 लोग आए मोटरसाइकिल पर, गोलियां मार दी और वो डेड ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगले रोज क्या शानदार कारकर्दगी है पुलिस की कि एक एनकाउंटर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कारी बिलाल को कत्ल किया गया, कत्ल नहीं किया गया सॉरी, मारा गया। उस वक्त के जो DIG वेस्ट थे जावेद ओधो, उन्होंने एकदम ऐलान कर दिया कि जी केस क्लोज्ड, यही परवीन रहमान के कातिल थे। अच्छा, कोई सबूत नहीं पेश किया गया, कोई तहकीकात नहीं हुई, लेकिन बस कह दिया और जाहिर है कि फिर शाबाशियां भी हुई। परवीन रहमान की जो को वर्कर्स थे, उनकी जो फैमिली थी, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मानते। ठीक है, तो आखिरकार जुलाई 2013 में तंग आकर वो गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर एक पिटिशन फाइल की कि जी ये पुलिस की जो इसमें तफ्तीश है वो अनएक्सेप्टेबल है। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुलाम मुस्तफ़ा मेमन को हिदायत देती है कि आप इस केस में इंक्वायरी करें। इंक्वायरी होती है और उसमें क्या क्या पता लगता है ये ज़रा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंक्वायरी में कहा है क्या है कि पुलिस ऑफिशियल्स ने मैनिपुलेट किए हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन को। अच्छा, कैसे? कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जी कारी बिलाल, अगले दिन आपने उसको इनकाउंटर कर दिया और आपने कहा कि यही है, और किस बुनियाद पर कि जो केसिंग्स हैं गोली की कारी बिलाल के पास जो थी खोल जी, वो मैच करती हैं परवीन रहमान के साथ। लेकिन इसकी कोई बुनियाद नहीं थी कि आप इसका आपके पास आपको शक भी हो कि कारी बिलाल ने की थी। तो जज ने पूछा कि जी आपने किस बुनियाद पर इनको कंपेयर किया? इसका कोई जवाब नहीं है। जिस पुलिस अफसर ने एलिजिडली कारी बिलाल को इनकाउंटर में मारा, अशफाक हुसैन बलोच, SHO मंगोपुरी पुलिस स्टेशन, जब उनसे पूछा गया कि जी आपने इसको गोलियां मारी, आपको क्या पता है कि गोलियां कहाँ लगी कारी बिलाल को? उसने कहा नहीं जी मुझे नहीं पता, हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक उसी ने ही गोलियां मारी थी। अच्छा, इट देन इट गेट्स बेटर। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कारी बिलाल के साथ 3 साथी भी थे और वो साथी फरार हो गए, लेकिन फरार होने से पहले जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उसको आग लगा दी, पेट्रोल छिनका बकायदा और आग लगा दी। ये कोई 2 सेकंड का काम नहीं होता, और ये उस वक्त जब एक पुलिस पार्टी इनके पीछे लगी हुई है। गाड़ी रोकी, पुलिस को कहा कि जी 2 सेकंड आग लगा लें सर, आप तो समझेंगे। ये दूसरी चीज़ है। फाइनली अगेन के आपने कुछ काम ही नहीं किया। जो फोरेंसिक टीम को जो आप भेजते हैं कारतूस, उसको आप सील करते हैं, यहाँ पर हैंड ओवर किया कि जी ये कारतूस हमें मिले हैं। तो ये सारी केसिंग्स रिकवर हुई 13 को। अगले दिन वर्किंग डे था, इसके बावजूद डिले किए गए। चलें, ये तो नाकिस ठीक है, चीज हो गई, ये हो गई नाकिस, कातिल पकड़े गए, अब आ गए असल कातिल की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और भी बात ये सुनने कि जस्टिस मेमन जो है, नज़िया सैयद की इसके ऊपर बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है
डॉन अखबार में, परवीन रहमान एनाटमी ऑफ अ कवर अप, ठीक है। उसमें जस्टिस मेमन के ऊपर खुद प्रेशर डाला गया। प्रेशर कैसे कि एक सोर्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग आईओ जो था राजा उफ़त, उसने जज साहब को कहा कि जी अगर आप औरंगी जाएं तो आपकी जान खतरे में आ सकती है, तो बेहतर है कि आप अपने ऑफिस में ही बैठकर जितनी तफ्तीश करनी है ना वहाँ करें, वहाँ पर आप जाए ही ना। अच्छा, फिर जाहिर है कुछ नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए। मई 2016 में रहीम स्वाति को गिरफ्तार किया जाता है। रहीम स्वाति एक मकामी लीडर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और इनके जो दफ्तर है वो ओपीपी के दफ्तर के एकदम सामने था। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के दफ्तर के एकदम सामने था। अच्छा, नाम इसका तफ्तीश में पहले से ही आया हुआ था, लेकिन एक बहाना पुलिस का, जी वो हमने तो उसके घर गए, वो तो वहाँ था ही नहीं जी, हमने मतलब हर जगह इतला दी हुई है, मिल ही नहीं रहा, बंदा ही नहीं मिल रहा। जब आईडी ख्वाजा साहब अपॉइंट हुए आईजी से जी, तो फिर ये पकड़ा गया। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं था, छोटी सतह पर लैंड ग्रैबिंग, इधर कब्जा उधर कब्जा, मतलब कत्ल की अगर मैं पैरामिड बनाऊं तो ये तो स्मॉल फ्राई, ये बहुत स्मॉल फ्राई है। हाँ। ये बहुत स्मॉल फ्राई है, और क्राइम जो है वो बहुत बड़ा है। मैं इंटरेस्टेड हूँ ऊपर जाने में ना सर, ऊपर हम कभी अभी तक पहुंचे नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ जी, जैसी जगह पे तो भाई जमीन ही वजह है। तमाम जितने भी झगड़े हैं, चाहे वो नस्ली बुनियादों पर हों या वो दीनी बुनियादों पर हों। अच्छा, पुलिस कहाँ तक पहुंची है? पीछे अगर जाएं तो आपको जो है जमीन ही मसला लगती है। बिल्कुल। अच्छा, 2009 से राव अनवार के केस में तो चाहिए, और ये भी चीजें ना तकरीबन उसी तरफ ही जाती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा 2009 से इसकी और परवीन रहमान की कुछ कत्ल-ए-आमी हुई थी, कुछ डिस्प्यूट्स हुई थी, और वो क्योंकि ये चाह रहे थे कि ओपीपी की जो जमीन है वहाँ उसका एक हिस्सा हमें मिल जाए, और हमने यहाँ पर एक कराटे क्लब बनाना है, स्वाति। अच्छा। ठीक है, अब गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो कन्फेशन इसने दी वो इसने दी एसएसपी को, और पुलिस के मुताबिक कि जी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कन्फेशन होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो ये भी केस हल्का। अच्छा, इसके बाद फिर और भी लोग गिरफ्तार हुए, एक अयाज स्वाति और एक पप्पू कश्मीरी, लेकिन वो भी अप्रूवर नहीं बन सके, तो केस तकरीबन वहाँ का वहाँ ही अभी तक खड़ा है। और अब एक और गिरफ्तारी हुई है, और अब इसी साल की खबर है 24 फरवरी की, कि एक नई जेआईटी बनेगी परवीन रहमान कत्ल केस पर, और दोबारा से सारी तहकीकात होंगी। ठीक है। अच्छा, अब क्यों कत्ल किया गया? बनने से पहले, कत्ल होने से पहले क्या काम कर रही थी कि जो गोठों में जो लोग रहते हैं उनके पास फर्द नहीं है जमीन का, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है, चुनाचे कोई भी वहां पे जाकर उनको हटा सकता है। और ये हमने देखा है, हमने वेडिया टाउन वाले केस में यार, अगर फर्द आ जाएगी तो फर्द आ जाएगी, बड़े बड़े टाउन कैसे बनेंगे? फर्द आ जाएगी तो आपको पैसे, आपको पैसे ज्यादा देने होंगे। आपको पता है कि 2008 में, अच्छा इसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरे जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं कराची की, उसकी मैपिंग का काम भी किया था। ये कत्ल का बायस कैसे बन सकता है? क्योंकि 2008 में उन्होंने एक हिसाब लगाया था कि इलीगल हाइड्रेंट बिजनेस सालाना 50 बिलियन रुपए का बिजनेस। अब मैं समझ गया, समझ गए आपको कि हाइड्रेंट्स जो है वो हसास तंसीबात में आते हैं, आपको यही जी। तो अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं कि क्या होगा इस केस का। इस केस का कुछ नहीं होगा, इस केस का कुछ नहीं होगा, हसास तंसीबात चलती रहेंगी, और बड़े बड़े टाउन जो हैं जगमग जगमग करते रहेंगे। परवीन रहमान बनने का जो भी सोचेगा उसका इबरतनाक ऐसा ही असर होगा। और इससे बेहतर कि हम इस पर मजीद बात करें, एक ब्रेक ही लें। व्लादिमीर पुतिन से पंगा अंजाम आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो सर्गेई स्क्रिपाल से पूछें। भाई पुतिन बिल्कुल, और वही तकरीबन भाई के साथ जो पंगे का अंजाम होता था तकरीबन वही अंजाम होता है पुतिन से पंगे लेने का। सर्गेई स्क्रिपाल, जिसका भी मैंने जिक्र किया है, एक ही शहरी थे और जो इंग्लैंड के लिए जासूसी करते थे, रशियन इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा थे उस वक्त में। 4 मार्च को इसी माह
यूके के शहर सैल्सबरी पर उसको और उसकी बेटी को एक बेहोश हालत में पाए गए, और जब उनको अस्पताल ले गए तो यूके अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया, पता लगा उन्हें कि इनको एक नर्व गैस से पॉइजन किया गया था। असाबी गैस, नर्व एजेंट कहते हैं, अब उसको पता नहीं इसका क्या एग्जैक्ट तर्जुमा होगा। तहकीकात के बाद यूके के वजीर आज़म तेरेसा मे ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है रूस पर। वो क्यों, अब खुद ही सुन लीजिए। It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. This is a group of nerve agents known as Novichok. Based on the positive identification of this chemical agent by world-leading experts at the Defence Science and Technology Laboratory at Porton Down, our knowledge that Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so, Russia's record of conducting state-sponsored assassinations, and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations, the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. इसके बाद जाहिर है कि रूस का भी रिएक्शन आया है और ने कहा है कि जी ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब तक आप हमें सैंपल नहीं भेजेंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि एक जौहरी ताकत को इस तरह से धमकाया नहीं जा सकता, ये कहा है रूस ने। अच्छा, अब सर्गे स्क्रिपाल कौन था, और आपको इस बात से आप काफ़ी इंटरेस्ट होगा। ये होते थे मिलिट्री इंटेलिजेंस, रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में। तकरीबन 1995 में स्पेन में MI6 ने इनको रिक्रूट किया कि जी साढ़े नाल भी काम बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने। पता लग गया रूसियों को, और फिर आखिरकार 2004 में इसको मॉस्को में गिरफ्तार किया गया, गद्दारी का इल्जाम लगाया गया, डबल एजेंट, और इसको 13 साल कैद ऐलान की गई। 2010 में इसको रिहा किया गया। पूछे क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ना पूछा तो आप नहीं बताएंगे। नहीं, मैं पहले बता दूंगा। एक रशियन स्पाई रिंग बस्ट हुई थी अमेरिका में, जिनकी किसी के साथ थी रशियन स्पाई एना चैपमैन की भी तस्वीर थोड़ी देर में आ जाएगी स्क्रीन पर। 10 रशियन स्पाइज को रिलीज किया गया, और यूके ने कहा कि जी अगर आप स्वैप कर रहे हो, जितना अक्सर किया जाता है कि जी हम अपना जासूस दे देते हैं, आप हमें अपना बंदा दे दो, तो सर्गे स्क्रिपाल इसमें जरूर शामिल हो। लेकिन ये ब्रिटिश नाम लग रहा है, एना चैपमैन, ये रशियन जासूस। वेल नाम ब्रिटिश है लेकिन है रशियन। इसने एक ब्रिटिश बंदे से शादी की थी, लंदन में भी काम किया और फिर US में भी काम किया। रशियन कैसे हो सकता? सर अब मतलब हो गई है ना, अब इसकी पूरा नाम भी निकाल सकते हैं। आजकल ये रशिया में टीवी स्टार डबल एजेंट थी ना सर, क्या डबल एजेंसी थी सर। अब मतलब इस पर कितनी लंबी बात करें। बाय द वे इसकी गिरफ्तारी के बाद कैसे लोग हिमायत में आ रहे हैं, ये देख लो ना सर, बड़े लोग आ जाएंगे अभी। FBI ने सर उसने डोमिसाइल बनवा लिया होगा अब यूके का, अब आपको क्या कहें। बस सर ये हासिल लोग हैं, मुबशिर छोड़ दें आप। बाय द वे FBI का कहना था कि जब ये पकड़ी गई है, ये बराक ओबामा के एक सीनियर कैबिनेट मेंबर के साथ अफेयर शुरू करने वाली थी। हनी ट्रैप जी। अच्छा, अब ये जो है सर्गे, ठीक है। अच्छा, इनकी इसके बाद जो 3 पुलिस अफसर जिन्होंने इसको वहां से उठाया वो भी अस्पताल में दाखिल हो गए। जो इनके घर गए थे तफ्तीश करने, वो अभी सीरियसली इल हैं, बिकॉज ये नर्व एजेंट इतना खराब जहर था। और सैलिसबरी के जो सारे रहने वाले हैं उनको कहा है कि जी आप घर जाएं, आप अपने सारे कपड़े धोएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोग पॉइजन हुए हैं। अच्छा, ये जो शख्स हैं सर्गे स्क्रिपाल, इनका राब्ता था अलेक्जेंडर लिटवेंको के साथ। अलेक्जेंडर लिटवेंको कौन है? वो एक और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, एजेंट थे। KGB की जो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है FSB, उसमें थे, और ये भी यूके के डबल एजेंट थे। ठीक है, वहां से वो फरार होकर यूके आए, और 2006 में अचानक से एक और रशियन एजेंट के साथ चाय पीने के बाद बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। और इतनी तेजी से उनकी तबीयत खराब हो गई, किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। फिर जब इनकी टेस्टिंग हुई तो पता लगा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम 210। वो अगर आप समझे कि जैसे रेत की अगर 2 दाने पोलोनियम के भी हों और आपकी मैं चाय में डाल दूं,
ना सिर्फ आप मरेंगे बल्कि आप लुकीमिया से मरेंगे, एंड विद इन अ मंथ। और इनके साथ भी यही हुआ। बाद में इनको पता लगा कि जितनी जितनी जगहों पे लितवेंको साहब गए थे, चाहे वो जहाज में थे, चाहे वो रेस्टोरेंट में थे, चाहे वो घर में थे, हर जगह पोलोनियम के निशानात मिले हैं। पोलोनियम और ये जो नोविचॉक है, ये ऐसा नहीं है कि आप बाजार में जाएं और कहेंगे यार भाई 2 डब्बे पोलोनियम दे दें। न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए आपको और फिर इसको रिफाइन करना है। तो इसमें आती है ऑलमोस्ट सर्टेनली रशियन इन्वॉल्वमेंट, और एक कोई दर्जन लोगों की लिस्ट है जो मिस्टीरियस कंडीशंस में पुतिन के जो एनिमीज हैं वो यूके में मारे गए। कल खबर आई है कि पुतिन ने एक सिविलियन जो तैयारा था उसको मार गिराने का भी हुक्म दिया सोची ओलंपिक से पहले। तो ये लेवल का बंदा है। अच्छा यार, इंटरेस्टिंग बात मुझे पता है, आप टेलीविजन पे आने वाले नहीं फिर मैं इस पे आ रहा हूँ कि जो शुमाली कोरिया के वो जो हैं, क्या नाम है इनका, जो उसको भी, हाँ, उसके सौतेले भाई को मलेशिया, हमास के लीडर को भी इसी तरह। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेरेसा मे के बाद रूस, ट्रंप ने उस वक्त तक कुछ नहीं कहा था। रेक्स टिलरसन ने कहा कि जी बिल्कुल ये सही बात है, मुझे भी लगता है कि रूस इसके पीछे है। और चंद घंटे बाद ट्रंप की एक ट्वीट आती है कि जी मैंने टिलरसन को फारिग कर दिया और अब नया जो चीफ है वो हो गया माइक पोम्पेओ, जो है CIA के बंदे, बोले तो डीप स्टेट। यार ये इत्तेफाक है, आप इत्तेफाक है, मैं ऐसी लिंक कर रहा हूं। और ट्रंप भाई इसलिए रेक्स टिलरसन चला गया। मैं तकरीबन ऐसे मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, इसीलिए रेक्स टिलरसन की बारी आई। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रहे थे इमरान खान की तरफ उछाला है भाई, अलीम खान की तरफ उछाला है। चलो फिर इस तरह तो फिर पक्का भाई हैं। तो बहरहाल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।